हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्लेम्स। अगर डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कोई क्लेम या फॉरवर्ड हिज ऑन क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ, तो कौन से कितने प्लेंट हैं? दो काइंड के प्लेंट हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। क्लेम्स ऑफ द फॉर्मर काइंड, एक मिनट, ये क्लेम्स ऑफ द फॉर्मर काइंड कैन बी प्लीड इन द रिटर्न स्टेटमेंट एंड वे एंटरटेन्ड बाय वे ऑफ सेट ऑफ के द्वारा। इसका हम आगे पढ़ते हैं कि सेट ऑफ क्या है। देखिए, सेट ऑफ लिखा है इसमें, इट इज़ अ वेल स्टैब्लिश प्रिंसिपल दैट वन शुड कम टू द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स। सो सेट ऑफ क्या है? देखिए, सेट ऑफ इज सेट ऑफ अ काउंटर क्लेम केम इनटू पिक्चर विच आर enlisted order 8 and rule 6 and order 8 and rule 6A respect 12, where even the defendant has the right to sue द प्लेंटिफ। यानी डिफेंडेंट को भी राइट है जहाँ पे वह प्लेंटिफ के ऊपर भी एक सूट डाल सकता है इफ़ ही इज आल्सो एग्रीव्ड इन द सेम सूट विद द एडवेंट ऑफ इक्विटी। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेट ऑफ में बता रखा है, इम्प्लीमेंटेड बाय इंग्लिश कोर्ट इन, यानी इंग्लिश कोर्ट में इम्प्लीमेंटेड हो रखा था 1729 में। याद रखिए 1729, with the advent of equity, so the compensation would be provided to the defendant as well। जैसे इसमें बता रखा, सेट ऑफ इज अ लीगल रिकवरी ऑफ अ sum that is pending toward the defendant by the plaintiff and the former claim that amount to be set off in the suit itself। यार बोथ, यानी इसमें दोनों पार्टी यार डेप्टर्स हैं, कोई एक नहीं, दोनों पार्टी की तरफ से एक डेप्ट होते हैं इनके ऊपर to each other। It was introduced so that even the defendant can discharge his part of amount। यानी इसमें बता रखा है कि अपना अमाउंट भी डिस्चार्ज कर रखा है। जैसे कि ए है और बी है, ए ने दे रखे हैं एक पार्टी को, बी को दे रखे हैं 2000, और यहाँ पे बी के भी बन रहे हैं 1000। तो उसमें वो काउंटर अपने बता सकता है, और उसमें मैं आगे पढ़ के बता दूँगा इसकी। इन अ लिस्टेड वे देयर इज़ नो sense in paying an amount to the plaintiff only to recover it back। यानी it was introduced so that even the defendant can discharge his part of the amount in a listed way। ठीक है, paying an amount to the plaintiff only to recover it back, it will increase the burden on the judiciary since more suit will be filed in the court। Furthermore, it is pertinent to note that there is no legal definition expressly provided। यानी इसमें कोई definition दे रखी अंडर CAPC में इसकी। it is interpreted through various judgment केस यूनियन ऑफ, जैसे एक में एक केस दे रखा, याद रखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करण चंद थापर एंड ब्रोस। जैसे कि इसमें बता रखा है इस केस में कि as the right of a debtor to reduce his part of the debt by the amount which the creditor owes to him। और हम एक और केस पढ़ते हैं, सुखमरन वर्सेस माधवन। ये हाई कोर्ट केरला का है। इसमें बता रखा है दैट एक्ट ऑफ कैन बी डन इन मॉनेटरी मैटर्स ओनली एंड फॉर अदर केसेस द डिफेंडेंट में फॉर opt for counterclaim। इसमें बता रखा है, it is to be noted that the plea of the set-off should be filed at the first hearing of the suit, and if it is to be filed over the first hearing, prior approved of the court is required। जैसा कि केस में एक केस में बताया गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करण चंद थापर में कि राइट ऑफ डेप्टर, जो डेप्टर का राइट होता है टू रिड्यूस हिज पार्ट, यानी उसके पास दूसरी पार्टी का जो पार्ट का उसने अलग से भी ले रखा होगा उसका
अमाउंट कोई, तो वो रिड्यूस करके हिज पार्ट ऑफ द डेप्ट बाय द अमाउंट विच द क्रेडिटर ओज टू हिम, जो क्रेडिटर ओज करता है यानी उसका रहता है, उसको रिड्यूस करके ओज टू हिम विच द क्रेडिटर ओज टू हिम, ठीक है। यानी इससे साफ साफ मतलब है द रिडक्शन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ डेप्ट बाय सेटिंग अगेंस्ट इट अ क्लेम इन फेवर ऑफ द डेप्टर। यहाँ पे जैसे हमने बताया सेट ऑफ इज द लीगल, एक मिनट, यानी सेट ऑफ इज द लीगल रिकवरी ऑफ अ सम दैट इज पेंडिंग टूवर्ड द डिफेंडेंट बाय द प्लेंटिफ। चलिए अब सेकंड क्लेम देखते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर काइंड आर नाउन एज अ काउंटर क्लेम, यानी उसके बाद काउंटर क्लेम माने जाते हैं। अ काउंटर क्लेम हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट। अब क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट क्या है? अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट अ लीगल एंटिटी such as corporation created by statute may include municipalities and other artificial legal entities or relationship। चलिए हम इसमें पहले जानते हैं इसमें लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिए लीगल एंटिटी एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट और पेनल्टीज एक्सेट्रा। देखिए इसमें इंडिया के अंदर एक्सेप्ट द रूल मेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन मेड नो प्रोविजन फॉर काउंटर क्लेम if put forward in the written statement be in certain circumstances treated as a plaint in a cross suit। इसको क्रॉस सूट भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है काउंटर सूट और क्रॉस सूट, जैसे मैं बताया काउंटर सूट भी कह सकते हो क्रॉस सूट भी कह सकते हैं। आर क्लेम्स ब्रोट अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट इन अ लॉ सूट, लेकिन the fact alleged in the written pleading of one party are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the other party। The judge is bound at the first hearing, and judge bound first hearing of the suit led before the settlement of issue, and at before the settlement of issue to ascertain from the latter whether he admits or denied them and to record such admission or deny। दिस मे कॉल्ड oral pleading। लेकिन जैसे यहाँ पर बताया गया दिस इज नेसेसरी when defendant has not filed the written statements as under the code, he is not bound to file one unless expressly ordered to do so by the court। यानी जब उसको जब तक राइट नहीं है जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं देता कि एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाए, जैसे कि to file one unless expressly ordered to do by the court and when some written statement facts are alleged in written statement। और केस में कब तक इशू फ्रेम नहीं कर सकते, जैसे लिख रखा है यहाँ पे केस इशू कैन नॉट बी सेटल्ड अनलेस इट इज ascertained whether the whether the क्या whether the plaintiff admit, इसे इसमें लिखा है जैसे whether the plaintiff admit or denied them, जैसे it is necessary when pleading are incomplete or inaccurate, therefore also include statement of parties। जैसे कि आप सभी कुछ एक प्लेन में नहीं लिख पाते हैं या कुछ मेन पॉइंट्स रह जाते हैं, तो यहाँ पर बता रखा है व्हेन प्लेडिंग आर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, ये कुछ चीज़ें नहीं बता पाते। देयर आल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट, जैसे एक स्टेटमेंट करवाई जाती है पार्टीज की, यानी प्लेंटिव जैसे पिटिशनर के वहाँ पे एक कोर्ट में जाके एक एविडेंस कराया जाता है, उसको पूछा जाता क्या है क्या नहीं, एक स्टोरी एक से पूछी जाती है उससे। स्टेटमेंट ऑफ पार्टीज और काउंसिल रिकॉर्डेड बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इशूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द पार्टीज इन डिस्प्यूट। एक क्लैरिफिकेशन वहाँ पे एक पूछा जाता है पार्टी से भी बुला के वहाँ पे सामने कि आपके केस में क्या है, आपको क्या क्या दिक्कत है या इसमें कोई मेन पॉइंट रहते हैं वो आप बता सकते हैं वहाँ पे जाके। आगे देखते हैं दिस स्टेटमेंट्स आर इन द नेचर ऑफ सप्लीमेंट्री
supplementary pleading and no plea inconsistent with them can be raised at a later stage except by way of amendment of pleading। जैसे कि आपके केस में, जैसे आपने एक सूट ऑफ वो इंजंक्शन का डाला है, इंजंक्शन, उसमें आप पार्टीशन भी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक पार्टीशन का एक क्लोज रह गया, तो आप एक ये जैसे इसमें बता रखा है, इनकन्सिस्टेंट विद देम कैन बी राइज एट द लेटर स्टेज एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। या आप एक अमेंडमेंट की एप्लीकेशन बना के उसको एक लेटर स्टेज पे भी डाल सकते हैं कि उसमें एक हमारा एक क्लोज रह गया था, हम पार्टीशन चाहते हैं इस चीज़ में। जैसे कि आप प्रॉपर्टी का मामला है बीच में, तो आप एक पार्टीशन का एक क्लोज उसमें डाल देते हैं अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा के, ताकि आप कोर्ट को बता सकते हो उसमें अमेंडमेंट कर दिया जाता है। ये तो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा के आप कर सकते हैं। इसमें आगे भी बता रखा है, इशू कैन बी फ्रेम्ड ऑन सच सप्लीमेंट्री, यानी जो एक हमने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई हो एक सप्लीमेंट्री प्लीडिंग एंड द ट्रायल इज नॉट विटिएटेड इफ नो फॉर्मल अमेंडमेंट is made in written pleading in the light of oral pleading। जाता हम एक दो और क्लेम के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे एक्शन क्लेम, एक्शनेबल क्लेम एंड क्लेम इन लॉ। एक्शन क्लेम का मीन होता है अ डेप्ट और अ क्लेम on which action can be started in a court of law for comfort or relief। और claiming in law का मतलब है the formal ascertain वो a formal assertion of a cause of action by one person in claimant against the another the defendant। क्लेमेंट का प्लेंटिफ होगी और दूसरी पार्टी डिफेंडेंट होती है। अब मीनिंग ऑफ प्लीडिंग का यही होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू गिव फेयर नोटिस टू ईच पार्टी ऑफ व्हाट द अपोजिट पार्टी क्लेम जो कर रही है, अपोजिट पार्टी क्या क्लेम कर रही है अपनी प्लेन में, एंड टू असरटेन विद प्रिसिशन द पॉइंट ऑन विच द पार्टीज एग्री एंड दोज ऑन विच डिफर एंड दस टू ब्रिंग पार्टीज टू अ डिफिनिट इशू। एक पार्टीज डिफरेंट इशू पे ला सके ताकि एक फेयर प्लीडिंग बना के, यानी एक डेफिनेट इशू बता सके अपने प्लेन में कि प्लेंटिफ क्या क्लेम करना चाहता है इस प्लेन में, और डिफेंडर अपना उस पर एक जवाब बना सके। एक जैसे काउंटर क्लेम हो गया, एक्शन क्लेम्स का तो वो मीनिंग बताई दी मैंने, अडेप्ट और क्लेम ऑन विच एक्शन कैन बी सेटल्ड वो स्टार्टेड इन अ कोर्ट, जो हम प्लेन डालते हैं कोर्ट में। शुक्रिया दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी के लिए मैं जल्दी एक और लेक्चर लेके आऊँगा। धन्यवाद।